स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और आज हम आप पहुंचे हैं कहानी दौलत खतरे में के 9वें भाग पर। बातों बातों में कहानी इतनी दूर तक आ गई है कि देवराज चौहान अपने साथियों के साथ बैंक के अंदर डकैती करने पहुंच चुका है। बस वॉल्ट खुलना बाकी है। हमेशा की तरह बाकी बातें कहानी के एंड में। शुरू करते हैं दौलत खतरे में पार्ट 9। रात के 12 बज रहे थे। हवलदार सुंदर सिंह अपने घर के बेड पर लेटा व्याकुलता भरी करवटें ले रहा था। ईंटें उठाकर वहां से हटाने की बात को लेकर देवराज चार ने उसे सख्ती से सतर्क किया था कि अब उसने कोई गलत काम नहीं करना जो डकैती में किसी प्रकार की अड़चन पैदा करे। त्रिपाठी ने पक्के तौर पर सोच लिया था कि अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। उसने किया भी नहीं, लेकिन हो गया था। न चाहते हुए भी हो गया था। देवराज चांद के कहे मुताबिक उसने इंस्पेक्टर कालिया के ऑफिस की दीवार पर लगे अलार्म की तारें पीछे से निकालनी थी। देखा जाए तो काम बड़ा भी था और मामूली सा भी था। मौका पाकर, सबकी नजरों से बचकर पुलिस स्टेशन से चलने के समय इंस्पेक्टर कालिया का ऑफिस खाली पाकर वो भीतर घुसा और कमरे का दरवाजा भीतर से बंद करके कुर्सी को दीवार के पास खींचकर उस पर चढ़ा और दीवार पर फिट किए अलार्म में से जल्दी से तारों को जुदा करने लगा। अलार्म के पीछे से तारें जुदा कर देने का मतलब था बैंक में कुछ भी होता रहे, अलार्म नहीं बजेगा, कोई सतर्क नहीं होगा। नहीं तो स्ट्रांग रूम के लॉक्स को खोलने की पहली चेष्टा में ही पुलिस स्टेशन के इस कमरे में लगा अलार्म बज उठता और फिर डकैती असफल हो जानी थी। जल्दी जल्दी ये काम करते हुए त्रिपाठी के हाथ हौले हौले कांप रहे थे। कुछ हाथ कांपने ने कमाल दिखाया, कुछ अलार्म की पकड़ दीवार से ढीली हो चुकी थी। तारों के जुदा होते ही अलार्म दीवार से अलग होकर त्रिपाठी के हाथ में आ गया। वो सकपकाया। उसने अलार्म को पुनः दीवार पर लगाना चाहा, परंतु उसी पल हड़बड़ा उठा। अलार्म को लगाने वाली तारें तो दीवार पर से जरा जरा बाहर आ रही थी, परंतु जिस कील में अलार्म फंसा था वो दीवार से निकलकर जाने कहां गिर पड़ा। अब अलार्म दीवार पर नहीं लग सकता था। त्रिपाठी का चेहरा फक पड़ गया। अब क्या करे? कुछ भी तो नहीं हो सकता था। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वो इंस्पेक्टर कालिया के कमरे का दरवाजा बंद करके भीतर था, और ऐसे में कोई आ गया तो उसके पास अपनी सफाई देने के लिए शब्द भी नहीं होंगे कि वो साहब के कमरे का दरवाजा बंद करके कर क्या रहा था। ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा डर उसे सब इंस्पेक्टर यादव से लगा कि वो भी इस समय पुलिस स्टेशन में है। त्रिपाठी के पास इतना समय नहीं था कि अलार्म लगा पाता, और अलार्म जैसी चीज को कपड़ों में छिपा कर ले जाना भी संभव नहीं था। और यहाँ कहीं रखने का मतलब था कि जल्दी ही किसी के द्वारा अलार्म को देख लिया जाना। सोचने का तो वक्त ही नहीं था। अलार्म को यहीं कहीं रखना था। त्रिपाठी ने आसपास देखा। एक तरफ कोने में उसे लोहे की 6.25 फुट की ऊंची अलमारी खड़ी नजर आई। त्रिपाठी जल्दी से कुर्सी से उतरा और आगे बढ़कर अलार्म को अलमारी के ऊपर फेंका। फिर कुर्सी को वापस अपनी जगह पर रखकर दरवाजे के पास पहुंचा। गर्दन घुमाकर उस जगह को देखा जहां दीवार पर अलार्म लगा था। वहां अलार्म सा हल्का सा निशान बाकी था, और 2-2 इंच लंबी अलार्म की तारें दीवार से बाहर निकली हुई थी। तिवारी ने घबराकर मुंह घुमा लिया, चेहरे पर उभर आई पसीने को बांह से साफ किया और धड़कते दिल के साथ सिटकनी हटाई। फिर दरवाजा खोला। सब ठीक था। वो खामोशी से बाहर निकलकर आगे बढ़ गया। उसके बाद सीधा घर पहुंचा। तब से लेकर अब तक घबराहट भरी बेचैनी में डूबा बार बार भगवान से यही कह रहा था। सोमवार की सुबह तक इंस्पेक्टर कालिया के ऑफिस में मौजूद अलमारी के ऊपर रखे अलार्म पर किसी की नजर ना पड़े, और ना ही किसी को दीवार से अलार्म के हटने का एहसास हो पाए। अगला दृश्य। रात के 1:30 बजे तक सब इंस्पेक्टर सूरज भान यादव पुलिस स्टेशन में रहा। पिछले 3 केसों की रिपोर्ट में पेंडिंग थी। वो सारा काम उसने खत्म कर लिया था। आज केस कुछ खास नहीं आए थे। यादव ने खुद को फुर्सत में पाया तो थकान का भारी एहसास होने लगा। दोपहर से दोपहर से वो लगातार व्यस्त रहा। अब कोई खास काम नहीं बचा था। यादव ने बैंक का एक चक्कर लगाया और वहां पर ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों से बातचीत की। शाम से लगातार ड्यूटी देने की वजह से वो सब थके थके से नजर आ रहे थे। यादव ने फ्रेश हथियारबंद पुलिस वालों की ड्यूटी वहां लगाई और पहरा दे रहे पुलिस वालों को आराम करने के लिए भेज दिया।
ये सब काम करके यादव पुलिस स्टेशन के भीतर आ गया और वहां मौजूद बगल के बैंक की ड्यूटी पर का मामला उसके सुपुर्द करके ये सब करके यादव पुलिस स्टेशन आ गया और वहां मौजूद बगल के बैंक की ड्यूटी का मामला उसके सुपुर्द करके 3 गलियां पार अपनी किराए की जगह पर पहुंच गया। यादव की इच्छा 3-4 घंटे सोकर पुलिस स्टेशन पहुंचने की थी। आराम करना जरूरी था, नहीं तो सुबह ठीक तरह से ड्यूटी देने में उसे खुद को अस्वस्थ महसूस करना था। अगला दृश्य। भीम सिंह पागलों की तरह अपने औजारों का इस्तेमाल करते हुए लॉक के लीवरों को अपनी जगह से टेढ़े करके हटाने की चेष्टा में था। अपनी तरफ से वो कोई कमी नहीं रहने दे रहा था। अगर उसे मालूम होता कि स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोलने के लिए उसे इस तरह की कोशिश करनी पड़ेगी, तो अपने साथ वो अन्य तरह के औजार लाता। उन औजारों से इस तरह का काम करने में आसानी होती। परंतु अब इस तरफ सोचना बेवकूफी थी, क्योंकि जरूरत के उन औजारों को अब लाया नहीं जा सकता था। अब तो भीम सिंह दृढ़ इरादा कर चुका था कि अपने काम में सफलता पाकर ही रहेगा। और बड़े बड़े वायदे करने वाला रूपलाल, जो कि उसके साथ काम में सहायता करने को कह रहा था, पास ही में लुढ़का गहरी नींद में डूबा हुआ था। उस समय रात के 3 बज रहे थे। देवराज चंद कदमों पर दीवार के सहारे बैठा था। सिगरेट का कश लेता हुआ एकाएक भीम सिंह को काम करते देख रहा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बिना रुके लगातार मेहनत के पश्चात सुबह 5 बजे भीम सिंह को कामयाबी मिली। वो एक ताले के लीवरों को हटाने में कामयाब हो गया। स्ट्रांग रूम के एक दरवाजे का ताला उसने बेकार कर दिया था। उसका लॉक सिस्टम से जुड़ा हो गया था। ये सब करने में की होल का बुरा हाल हो गया था। उसका मुंह खुलकर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, पहले से डबल हो गया था। भीम सिंह ने औजार छोड़े और वहीं ढेर होकर स्ट्रांग रूम के दरवाजे से सट कर बैठ गया। उसका जिस्म थक कर चूर हो चुका था। लगातार काम करने के कारण हाथ पीड़ा से बेहद भारी हो रहे थे। कांपती उंगलियों से उसने सिगरेट सुलगाई और एक कश लेकर देवराज चौहान को देखा। एक ताले को मैंने बेकार कर दिया है, भीम सिंह ने मुस्कुराकर थके अंदाज में कहा। जवाब में देवराज चौहान के होंठों पर विश्वास भरी मुस्कान उभरी। मैं बहुत थक गया हूं, अभी और काम करने की हिम्मत नहीं है। 2-4 घंटे नींद लूंगा। ले लो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अब आगे काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, काम हो जाएगा। स्ट्रांग रूम का दरवाजा मैं खोल लूंगा, भीम सिंह ने थके स्वर में कहा। पहले मुझे इन लॉक्स के लीवर सिस्टम के बारे में खास पता नहीं था। इस कारण एक लॉक के लीवरों को बेकार करने में मुझे सारी रात लग गई। अब लॉक के लीवर सिस्टम का अंदाजा हो गया है कि वो कैसी शेप लिए हुए हैं। दूसरे लॉक का लीवर इससे आधे समय में खुल जाएगा। देवराज चांद ने होंठ सिकोड़कर सिर हिला दिया। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 9 बजे ही हवलदार त्रिपाठी पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। चेहरे पर सामान्य भाव, होठों पर मुस्कान, जोरों से धड़कता दिल, जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। त्रिपाठी को अलार्म की फिक्र हो रही थी, जो इंस्पेक्टर कौलिया के ऑफिस में मौजूद अलमारी के ऊपर फेंका था। त्रिपाठी का ख्याल था कि वो अलमारी किसी को नजर आए या ना आए, परंतु अलार्म की खाली जगह, यानी कि वो दीवार तो हर कोई देख सकता था कि वहां पर बैंक से कनेक्टेड खतरे का अलार्म नहीं है। इस तरह महत्वपूर्ण अलार्म का पुलिस स्टेशन से बड़े इंस्पेक्टर के कमरे से गायब हो जाना कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। ये बात खुलने पर कोई कुछ भी सोच सकता था। और फिर कल तो करोड़ों का सोना बैंक में आया है। ऐसे में कोई भी 2+2 का हिसाब लगा सकता था। जो हो गया सो हो गया। अब त्रिपाठी के बस का नहीं था कि बैंक अलार्म के पास को वापस दीवार पर कील ठोक कर अटका सके। ऐसा करते किसी की नजर पड़ गई तो वो बेभाव मारा जाएगा। सब इंस्पेक्टर यादव सामने पड़ा। यादव 4 घंटे की नींद लेकर सुबह ही पुलिस स्टेशन पहुंचा था। आंखों में बकाया नींद बची होने के कारण वो सुस्त सा लग रहा था। आते ही उसने बैंक का चक्कर लगाया था। फिर बैंक के आगे पीछे ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों की जगह नए हथियारबंद पुलिस वाले खड़े कर दिए थे, ताकि रात के थके वो पुलिस वाले आराम कर सकें, सो सकें। कैसे हो त्रिपाठी? यादव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अच्छा हूं सर। तुम्हारे मजे हैं। कमरे बनवाने का काम हाथ में लेकर चैन से दिन बिता रहे हो। यहाँ तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्यों सर? नींद के लिए वक्त नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर साहब ने बैंक पर ड्यूटी लगा रखी है। बैंक में करोड़ों का सोना आया पड़ा है।
दिन रात उधर उधर ध्यान रखना पड़ता है। यादव ने गहरी सांस ली। बेकार है सर। भीतर ही भीतर त्रिपाठी का दिल धड़क रहा था। बैंक पुलिस स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में किसकी हिम्मत जो बैंक की तरफ आंख भी उठाकर देखे। वो तो ठीक है, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। ऊपर से ऑर्डर आया है, इसलिए पूरा ध्यान देना पड़ रहा है। सर, मैं तो ज्यादातर फ्री रहता हूँ। कोई खास काम तो है नहीं। आप कुछ घंटे आराम कर लीजिए। बैंक पर नजर रखने की ड्यूटी मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ। हवलदार त्रिपाठी ने अपनापन दिखाया। अभी नहीं, दिन का समय है। इंस्पेक्टर साहब मुझे ना पाकर नाराज होंगे। यहाँ काम करने के लिए उन्होंने खास तौर से मुझे कहा है। फिर भी जरूरत पड़ी तो तुमसे कह दूंगा। ठीक है सर। हवलदार त्रिपाठी पुलिस स्टेशन के पीछे वाले अहाते में पहुंचा। मिस्त्री और मजदूर दोनों आ चुके थे। 3 पिलर भरने बाकी बचे थे। उन पर काम शुरू होने जा रहा था। पार्वती उनके साथ काम में हाथ बटा रही थी। दीपा कमरे के बाहर चादर पर तबीयत खराब होने का बहाना किए लेटी थी। इसका मात्र एक ही कारण था कि बैंक में गए देवराज चौहान, भीम सिंह और रूपलाल को किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए। ठेकेदार नहीं आया? हवलदार त्रिपाठी ने ऊंचे स्वर में पूछा। नहीं साहब जी, पार्वती बोली। रात को लेंटर पड़ना था दूसरी जगह। ठेकेदार जी दोनों को भी अपने साथ ले गए हैं। वह रात भर काम चलता रहा होगा। हमें तो नहीं लगता वो आ जाएंगे। त्रिपाठी दीपा की तरफ बढ़ा। तेरे को क्या हो गया? तू क्यों लेटी है? तबीयत ठीक नहीं है हवलदार जी, दीपा ढीले स्वर में बोली। त्रिपाठी उसके करीब गया। वो तीनों बैंक में गए हैं? त्रिपाठी फुसफुसाकर बोला। दीपा ने आंखों ही आंखों में सहमति दी। त्रिपाठी का दिल जोरों से धड़का। और यादव? वो अब हमारी तरफ खास ध्यान नहीं दे रहा, दीपा ने धीमे स्वर में कहा। त्रिपाठी ने खुले दरवाजे की तरफ देखा। भीतर सामने ही दीवार के साथ लगा बिस्तरों का ढेर नजर आ रहा था, जिसके पीछे बनाया गया बैंक में जाने का रास्ता छिप गया था। अपने छिपने के लिए ठिकाने का प्रबंध कर लिया? दीपा ने पूछा। हाँ, कहने के साथ ही त्रिपाठी दीपा के पास से हट गया। त्रिपाठी मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा था कि आज का दिन और आने वाली रात ठीक से निकाल दे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल दिन में जिक्र करने के काबिल कोई खास बात नहीं हुई। शाम 4 बजे तक बाकी के 3 पिलर भरकर मिस्त्री और मजदूर चले गए। पिलर को सूखने के लिए वक्त चाहिए था। अब कम से कम 2 दिन बाद ही काम शुरू होना था, मिस्त्री के ख्याल से। यादव ने एक दो चक्कर बिना किसी काम के पीछे लगवाए, पिछवाड़े में लगाए। फुर्सत पाकर त्रिपाठी अपनी टेबल पर जा बैठा था। आज सुबह से ही इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया पुलिस स्टेशन में नहीं आया था। उसका फोन आया था कि वो शाम को 8 बजे आएगा। कमिश्नर साहब के साथ इंस्पेक्टर कालिया की किसी खास मुद्दे पर मीटिंग थी। अगला दृश्य। भीम सिंह 3.5 घंटे बाद उठकर फिर काम पर लग गया। दूसरे लॉक के लीवर को अपनी जगह से हटाकर उसने बेकार करना था। 8:30-9 बजे वो दूसरे लॉक में व्यस्त हो गया था। भीम सिंह ने जब एक लॉक के लीवर को हटाकर लॉक बेकार किया तो रूपलाल को स्पष्ट महसूस होने लगा कि जल्दी वो स्ट्रांग रूम में होंगे। काम करते करते देवराज काम करते करते भीम सिंह ने देवराज चौहान को देखा। भूख लग रही है। खाने को कुछ नहीं है, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। भीतर खाना लेकर आना भी कठिन था, क्योंकि रास्ते में पुलिस स्टेशन पड़ता है और कोई भी ज्यादा खाने को लाते देखकर शक कर सकता था, खास तौर पर यादव। वो तो ठीक है, रूपलाल ने गहरी सांस ली, लेकिन खाने के बिना काम भी नहीं चल सकता। काम चलाना पड़ेगा, देवराज चांद ने सपाट स्वर में कहा। लेकिन खाली पेट तो मेरी जान निकली। अबे यार, तू चिंता क्यों करता है? रूपलाल ने भीम सिंह को टोका। स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोल, भीतर बहुत सोना पड़ा है। उसे खाकर थोड़ा बहुत काम चला लेंगे। चल चल। मजाक नहीं, मुझे वास्तव में भूख लगी है, भीम सिंह ने रूपलाल को घूरा। तो फिर पुलिस स्टेशन वाले जिस रास्ते से आए हैं वहां से सब इंस्पेक्टर यादव को आवाज लगाकर खाना लाने को कह देते हैं। शहर के सबसे बढ़िया होटल से खाना लाकर दे देगा, रूपलाल ने कड़वे स्वर में कहा। भीम सिंह ने गुस्से से कुछ नहीं कहा, परंतु देवराज चांद की आवाज सुनकर ठिठक गया। अपना काम करो भीम सिंह। भीम सिंह उखड़े अंदाज में स्ट्रांग रूम के दरवाजे के दूसरे की होल में व्यस्त हो गया। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और टहलता हुआ वहां से बाहर निकल गया।
10-12 मिनट बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में ब्रेड बटर, एक बर्फी का डब्बा और 4 ब्रेड पकौड़े थे। भीम सिंह और रूपलाल हक्के बक्के उस सामान को देखते रह गए। ये सब कहां से लाए? बैंक मैनेजर के ऑफिस में फ्रिज मौजूद था। देवराज चांद मुस्कुराया। ब्रेड और बटर, ये बर्फी का डब्बा उसमें पड़ा मिला, और ये 4 ब्रेड पकौड़े बैंक के किचन में डब्बे में बंद पड़े थे। मजा आ गया। भीम सिंह खुशी से औजारों को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। पेट भरा हो तो काम करने का मजा कुछ और ही होता है। ये तो कमाल हो गया। उसके बाद तीनों ने खाया। ब्रेड और बटर बच गया, बर्फी बच गई, उसे बाद के लिए रख दिया। देवराज चांद बैंक के किचन से बिना दूध की काली चाय बना लाया, जो कि उस समय दुनिया की सबसे बढ़िया चाय लग रही थी। शाम के 4 बजे तक भीम सिंह ने स्ट्रांग रूम के दरवाजे के दूसरे लॉक पर सफलता पाई। लॉक का लीवर खराब करके उसने बेकार कर दिया था। इतना सब करने में भीम सिंह की हालत खराब हो गई थी। सिर से पांव तक पसीने में डूबा था। दिन भर काम करने के कारण उसकी टांगें थकावट से कांप रही थी। रूपलाल तो जैसे खुशी से नाच उठा था। देवराज चौंद शांत था। इतना खुश मत हो, भीम सिंह ने गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा। क्यों? तेरे को सोने के करीब पहुंचना अच्छा नहीं लग रहा? रूपलाल हंसा। अच्छा तो सब लगता है, लेकिन सबसे मुसीबत वाला काम तो अब है। दरवाजे पर जो 6 सिरों वाली चक्री लगी हुई है, उसका अपना ही लॉक है, कॉम्बिनेशन की तरह। चक्री के लॉक को हटाने के लिए कुछ बार उसे आगे घुमाना पड़ता है, कुछ बार पीछे। और वो कुछ बार कितनी कितनी बार है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है दाईं तरफ एक ही बार घुमाना हो और बाईं तरफ 10 बार, या फिर ऐसी कोई भी रेशियो बैठ सकती है। ये काम लॉक के लीवरों से कई गुना कठिन है। साले, अब मौके पर पहुंचकर बकवास करता है। रूपलाल के दांत बिछ गए। मेरे बाप ने इस दरवाजे पर लगी चक्री का कॉम्बिनेशन सेट नहीं किया था कि वो जो मुझे मरते हुए बता जाता। स्वर में तीखापन था भीम सिंह के। बकवास करने से काम रुकेगा, होगा नहीं। अगर तूने स्ट्रांग रूम का दरवाजा नहीं खोला तो जाते समय मैं यहीं पर तेरा गला दबा जाऊंगा। रूपलाल का चेहरा दहक रहा था। होश में रहो रूपलाल, देवराज चांद गुजराया। अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कुछ मत बोलो कि यहां कुछ और हो जाए। देवराज चांद के लहजे में दरिंदगी का पुट आ गया था। मेरे सामने मुंह से गलत शब्द निकालने की जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम्हें सोना हासिल करने की ललक है, उसी तरह मुझे और भीम सिंह को भी है। हम यहाँ सैर करने नहीं आए, सोना ले जाने ही आए हैं। अगर ये कामयाब नहीं हो पाता तो इसे मैं भीम सिंह की गलती नहीं मानूंगा। किस्मत भी कुछ होती है। मैं इस बात को मानकर चलता हूँ कि वक्त से पहले और किस्मत में जितना लिखा है, उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बस कोशिश करना हम लोगों का फर्ज है, और वो हम कर रहे हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी उभरी हुई थी। भीम सिंह को मैंने इस काम के लिए चुना है तो गलत नहीं चुना। देवराज चांद के चेहरे पर फैले भावों को देखकर रूपलाल जैसे खतरनाक इंसान भी मन ही मन सहम उठा। वो चुप रहा। रूपलाल नहीं चाहता था कि उसके मुंह से कोई ऐसी गलत बात निकले कि बैंक खुलने पर उसकी यहां से उसकी लाश बरामद हो। सोना तो दूर, कहीं जिंदगी से भी हाथ ना धोना पड़े। शाम के 5 बजने जा रहे थे। भीम सिंह स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर लगी चक्री पर व्यस्त हो गया था। उसका कॉम्बिनेशन मिलाने की चेष्टा कर रहा था, जो कि वास्तव में बेहद कठिन और दिमाग खराब कर देने वाला काम था। कितनी बार दाएं घुमाना है चक्री को और कितनी बार बाएं घुमाने पर चक्री का लॉक हटेगा, दरवाजा खुलेगा, कोई पता नहीं। इस मामले में कामयाबी पाना तो जैसे अंधेरे में हाथ घुमाकर मक्खी पकड़ने जैसा था। अगला दृश्य। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी ये कहकर पुलिस स्टेशन में रुका हुआ था कि घर जाकर क्या करेगा। वक्त बिताने के लिए वो यादव के और दूसरे सब इंस्पेक्टर के काम में हाथ बटा रहा था। सब इंस्पेक्टर सूरज भान यादव अपना अधिकतर ध्यान बैंक की तरफ दे रहा था। यादव इत्तेफाकों पर यकीन करता था। बेशक बैंक पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं थी, परंतु कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उसने अपनी जिंदगी में कई बार बड़ी बड़ी उलट पुलट होती देखी थी। लगातार लगातार ड्यूटी देने के कारण और पिछली रात ठीक से ना सोने के कारण यादव बेहद ज्यादा थकान महसूस कर रहा था।
वो आराम के लिए चला भी जाता, परंतु इंस्पेक्टर कालिया ने 8 बजे तक पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा था। इसलिए यादव इंस्पेक्टर कालिया के आने तक वहीं रहना चाहता था। अब 8 तो बज ही रहे थे। तुम कब तक रहोगे? यादव ने त्रिपाठी से पूछा। शायद कुछ ही देर में चला जाऊं सर, त्रिपाठी कुर्सी से खड़े होते हुए बोला। इंस्पेक्टर साहब के आने तक मैं रुकना चाहूं इंस्पेक्टर साहब के आने तक रुकना, यादव ने थके स्वर में कहा। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं, लगातार ड्यूटी देने के कारण हालत बिगड़ रही है। अगर कोई और फुर्सत में ना हुआ तो इंस्पेक्टर साहब तुम्हें बैंक की निगरानी पर की ड्यूटी दे देंगे। जैसा आप कहें सर। वैसे मैं तो कहता हूं आप जाकर आराम करें, बैंक की निगरानी का काम में। तुम्हारा कहना ठीक है। अब इंस्पेक्टर साहब आते ही होंगे, उन्हें अपना चेहरा दिखा जाऊं। ठीक है सर। मिस्त्री और दोनों मजदूर तो दिन की रोशनी में ही बाकी के 3 पिलर भरकर चले गए थे। दीपा तबीयत खराब होने का बहाना किए पड़ी थी। कभी वो कमरे में जा लेटती तो कभी कमरे से बाहर कपड़ा बिछाकर। सारा दिन इसी प्रकार बिता डाला। पार्वती ने चूल्हा जलाकर शाम का खाना बनाया और दोनों खाकर फुर्सत भरी मुद्रा में बैठ गई। शांत, सामान्य चेहरे थे उनके, परंतु भीतर समंदर से भी तेज हलचल मची हुई थी। उत्तेजना उनके जिस्म के रोए रोए में भरी पड़ी थी। दिमाग तो जैसे बैंक के भीतर ही घूम रहा था कि भीतर हो रही डकैती किस स्थिति में पहुंची है। सोना हत्थे चढ़ा कि नहीं। ज्यों ज्यों वक्त बीतता जा रहा था, उनकी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज की रात देवराज चौहान, भीम सिंह और रूपलाल ने 12 करोड़ का सोना लेकर बैंक से यहां इस कमरे में आना था। और अब अंधेरा फैल चुका था और छोटी सी रात ने फौरन ही बीत जाना था। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकरा रही थी, परंतु उत्तेजना और घबराहट के कारण होंठ बंद थे। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया 9:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा। दिन भर व्यस्त रहने के कारण वो भी थकावट से भरा नजर आ रहा था। आते ही उसने चाय मंगवाई और घूंट भरने लगा। उसके आने के कारण सारा पुलिस स्टेशन एकाएक सतर्क और हलचल में नजर आने लगा था। हवलदार त्रिपाठी को अब पुलिस स्टेशन का नजारा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज पुलिस स्टेशन में उसकी आखिरी रात है। उसके बाद उसने फरार हो जाना है और कभी भी इधर का रुख नहीं करना है। बीतते वक्त के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। त्रिपाठी ने यादव को इंस्पेक्टर कालिया के ऑफिस की तरफ बढ़ते देखा। सर, इंस्पेक्टर साहब से कहकर मेरी ड्यूटी लगवा दीजिए, चंद कदमों के फासले पर खड़े तिवारी ने कहा। तुम साथ ही आ जाओ, आगे बढ़ते सब इंस्पेक्टर सूरजभान यादव ने कहा। त्रिपाठी और यादव इंस्पेक्टर कालिया के ऑफिस में पहुंचे। बैंक पर पुलिस वाले लगा रखे हैं यादव? कालिया ने पूछा। यस सर, सब ठीक है सर। त्रिपाठी, तुम्हारे कमरे अभी बने नहीं? पिलर खड़े हो गए सर। 2 दिन तो ठीक तरह सूखने में लगेंगे, उसके बाद देर नहीं लगेगी सर। और वो एस्टीमेट का बिल तुमने सोमवार को देने को? यस सर, मैंने प्रसाद सिंह को कह दिया था, कल वो आते समय सब कुछ तैयार करके लाएगा। इंस्पेक्टर कालिया ने सिर हिलाया। सर, सब इंस्पेक्टर यादव बोला, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। बैंक पर किसी और की ड्यूटी तुम जाओ, मैं किसी और को लगा देता हूँ। मैं संभाल लूंगा सर, त्रिपाठी ने जल्दी से कहा। रात भर की तो बात है। ठीक है, तुम ये काम अपने हाथ में ले लो, इंस्पेक्टर कालिया ने सहमति दे दी। उसके बाद सब इंस्पेक्टर यादव अपने बरसाती नुमा किराए के कमरे में जाने के लिए पलटने को ही था कि एकाएक ठिठक गया। उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। त्रिपाठी का दिल जोरों से धड़का। उसने यादव की निगाहों को पहचान लिया था कि वह दीवार पर लगे बैंक अलार्म की खाली जगह को घूर रहा है, जबकि त्रिपाठी की सोचों के हिसाब से आज की रात दीवार से बैंक अलार्म हटने की बात हर हाल में दबी रहनी चाहिए थी। सर, यादव बोला, बैंक अलार्म खराब हो गया था, ठीक करने भेजा है उसे क्या? नहीं, कहते हुए कालिया की निगाह दीवार की तरफ घूमी। अलार्म ना पाकर वो भी चौंका, फिर अगले ही पल सामान्य होते हुए बोला, और दीवार में कील भी नहीं है, शायद गिर गया होगा। गिरा होता तो नीचे पड़ा होना चाहिए था सर। यादव ने इंस्पेक्टर कालिया को देखा। हवलदार त्रिपाठी को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बैंक अलार्म अलमारी के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए था, नीचे ही पड़ा रहने देना चाहिए था।
इससे सब कुछ सामान्य लगना था, परंतु अलार्म वहां कहीं भी ना पाकर दिल में शक आना लाजमी था। त्रिपाठी का दिल जोरों से धड़कने लगा। दिन भर के थके इंस्पेक्टर बलराम सिंह कालिया ने लापरवाही से कहा, अब किसी ने उठाकर इधर उधर रख दिया होगा, सुबह पता चल जाएगा। त्रिपाठी, तुमने किसी को अलार्म रखते हुए तो नहीं देखा? किसी के हाथ में अलार्म देखा हो? नहीं सर, ऐसा मैंने तो कुछ नहीं देखा। अलार्म किसने उठाकर रखा है, सुबह पता चल जाएगा। तुम जाओ यादव, आराम करो। यस सर। त्रिपाठी, बैंक पर लगे पुलिस वालों के कमांड अपने हाथ में ले लो, कालिया ने मामला खत्म करने वाले स्वर में कहा। यस सर। इंस्पेक्टर कालिया ने अलार्म के वहां से हट जाने को खास तवज्जो नहीं दी। शायद यादव भी ना देता। वो भी कालिया की तरह ही सोचता कि अलार्म गिर गया होगा, किसी ने उठाकर कहीं रख दिया होगा। क्योंकि कुछ दिनों से यादव मन में न समझ आने वाले शक बसाए हुए था, इस अलार्म के गिरने और किसी के उठाकर इधर उधर रख देने की बात पर जाने क्यों उसका मन सहमत नहीं हो रहा था। बहरहाल वो रुका नहीं, अपने किराए की बरसाती नुमा कमरे पर चला गया। सारा मामला ठीक ठाक होते देखकर त्रिपाठी ने चैन की सांस ली। अलार्म को छिपा देने की बहुत जबरदस्त गलती हुई थी, लेकिन उसके ख्याल से गलती दब कर रह गई थी। सिर्फ आज की रात की ही तो बात थी। कल जो भी होता रहे, उसे तो वहां होना ही नहीं था। डकैती सफल हो या असफल, उसे यहां से फरार हो ही जाना था। फंसने के लिए यहां बैठे थोड़ी रहना था। अगला दृश्य। रात के 11 बजे भीम सिंह ने यह कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि चक्री का कॉम्बिनेशन पता करने में वो असमर्थ है। घंटों की लगातार मेहनत ने उसे बेदम कर दिया था। थकावट के कारण उसकी टांगें कांप रही थी। सिर से पांव तक वो पसीने में डूबा हुआ था। उसने वास्तव में दिल लगाकर अथाह मेहनत की थी, परंतु चक्री के ना नजर आने वाला तुक्का लगाकर कॉम्बिनेशन मिलाने में वो नाकामयाब रहा था। परंतु चक्री के ना नजर आने वाले तुक्का लगाकर कॉम्बिनेशन मिलाने में वो नाकामयाब रहा था। भीम सिंह के शब्द सुनते ही रूपलाल गुर्रा कर झपटा। साले, ऐन वक्त पर अंगूठा दिखाता है करोड़ों के सोनों को। इससे पहले कि रूपलाल भीम सिंह तक पहुंच पाता, क्रोध में उबलते रूपलाल की कमीज का कॉलर देवराज चौहान के हाथ में आ गया। रूपलाल के शरीर को झटका लगा। अगले ही पल देवराज चौहान का जबरदस्त घूंसा घूंसा रूपलाल के गाल पर पड़ा। रूपलाल के पांव उखड़े और वो उछलकर वापस जा गिरा। रूपलाल ने दांत भींचकर देवराज चौहान को देखा, परंतु देवराज चौहान के चेहरे पर फैले वहशी भावों को देखकर रूपलाल का क्रोध हवा हो गया। घूंसे के कारण गाल भीतर से फट जाने से दांत खून से रंगने लगे थे। अपने पर काबू रखो रूपलाल, तुम्हारी गलत हरकत मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर सकती है। स्ट्रांग रूम का दरवाजा ना खुल पाने के कारण रूपलाल पागल सा हो गया था। लेकिन स्ट्रांग रूम का जुबान बंद रखो। भीम सिंह ने अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत की है। सब कुछ तुम्हारे सामने ही हो रहा है। चक्री की सेटिंग कहाँ है, कैसी है, किस तरह से है, इसे तो ताला खोलने वाला बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं जान सकता। कोशिश करके महज एक चांस लेने की बात थी कि शायद चक्री का कॉम्बिनेशन अपनी जगह पर सेट आ बैठे। तुम्हारा मतलब कि? रूपलाल एकाएक हाँफ उठा। हमारी सारी मेहनत बेकार गई? डकैती? हम यहां से सोना लेकर जाएंगे रूपलाल, दांत भींचकर देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। रूपलाल मुंह खोले देवराज चौहान को देखते रहा। भीम सिंह की भी आंखें सिकुड़ गई। स्ट्रांग रूम का दरवाजा तो खुल नहीं रहा, फिर सोना कैसे? भीम सिंह के होंठों से निकला। तुम दोनों आराम से बैठो। देवराज चांद का स्वर सख्त हो गया। स्ट्रांग रूम के दरवाजे को खोलने का इंतजाम मैं करता हूं। अभी वक्त है, मैं कोशिश करता। भीम सिंह ने कहना चाहा। मैं कोशिश करने से मना नहीं करता, देवराज चांद ने पूर्वत लहजे में कहा, लेकिन अब मैं तुम पर निर्भर नहीं रहना चाहूंगा। हमारे पास वक्त कम है। रात के 11 बजने जा रहे हैं और 4 बजे के करीब हमें यहाँ से सोने के साथ हर हाल में निकल चलना है, नहीं तो दिन की रोशनी में यहाँ से निकल पाना संभव नहीं हो सकेगा। रूपलाल देवराज चौहान को देखे जा रहा था। वो कुछ भी नहीं समझ पाया कि देवराज चौहान भला स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोलेगा कैसे, जबकि भीम सिंह जैसा एक्सपर्ट ताला तोड़ चक्री का कॉम्बिनेशन मिलाने में असफल रहा हो तब। देवराज चौहान तेजी से उस तरफ बढ़ा जहां कुर्सियां और टेबलों पर पड़ी फाइलें वगैरह नजर आ रही थी।
ये टेबलें उन बैंक कर्मचारियों की थी जो लॉकर रूम का काम संभालते थे। पास पहुंचकर देवराज चांद ने टेबल पर पड़े फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। रूपलाल और भीम सिंह की असमंजस से भरी निगाह देवराज चांद पर पड़ी। लाइन मिली। जगमोहन से बात हुई। मुझे अपने आदमियों के साथ कब हरकत में आना है? छूटते ही जगमोहन ने जल्दी से पूछा। अभी नहीं, तुम सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। अपनी मत कहो, इस समय सिर्फ मेरी सुनो। देवराज चांद के चेहरे पर छाई सख्ती जैसे स्थायी हो चुकी थी। बैंक का मैनेजर मिस्टर चोपड़ा बैंक का मैनेजर मिस्टर चोपड़ा चोपड़ा नाम का व्यक्ति है। उसका पता भी सुन लो। फौरन उसके यहाँ पहुंचो और जैसे भी हो ये मालूम करो कि बैंक के स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर लगी चक्री का लॉक हटाने के लिए कॉम्बिनेशन का क्या सिस्टम है। ओह। जगमोहन के गहरी सांस लेने की आवाज आई। हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस समय 11 बज रहे हैं। देवराज चांद ने भिजे दांतों से कहना चाहा। मैं समझता हूँ। चक्री का कॉम्बिनेशन लॉक हटाने का सिस्टम जानने के लिए मैनेजर पर एक हद तक ही सख्ती इस्तेमाल करना। सख्ती के दौरान उसकी जान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उसने अंत तक भी मुंह ना खोला तो देवराज चांद के जबड़े भिज गए। रहने देना। मैं किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता। जगमोहन की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। देवराज चांद ने फोन पर निगाह मारी। उसके ऊपर लिखे नंबर को देखा। बैंक का फोन नंबर नोट कर लो। जैसा भी हो मुझे फौरन खबर करो। ठीक है। जगमोहन का स्वर बेहद शांत था। देवराज चांद ने फोन का नंबर बताकर रिसीवर रख दिया। चेहरे पर सख्ती उमड़ पड़ी थी। सिगरेट सुलगाकर देवराज चांद ने कश लिया और भीम सिंह रूपलाल की तरफ बढ़ गया। चक्री का कॉम्बिनेशन जानने का यही एकमात्र रास्ता बचा था, जो कि शायद देवराज चांद पहले से ही जानता था। रूपलाल और भीम सिंह के दिलो दिमाग में आशा की किरण फिर जाग उठी। बहरहाल भीम सिंह ने फिर भी अपनी हिम्मत न छोड़ी। थकावट भूलकर एक बार फिर वो चक्री का कॉम्बिनेशन मिलाने में व्यस्त हो गया। अगला दृश्य। रात के 1:30 बजे स्ट्रांग रूम के गहरे पैने सन्नाटे को फोन की घंटी ने भंग किया। देवराज चांद ने फौरन आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हाँ, मैं मैनेजर के घर से ही बोल रहा हूँ। जगमोहन का स्वर देवराज चांद के कानों में पड़ा। उसकी बीवी और तीनों बच्चे मेरे कब्जे में हैं। बहुत मुश्किल से बैंक मैनेजर चोपड़ा ने आखिरकार ये कहकर स्ट्रांग रूम के दरवाजे की चक्री का कॉम्बिनेशन बताया कि कॉम्बिनेशन जान लेने से स्ट्रांग रूम का दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि स्ट्रांग रूम के दरवाजे के दोनों कनेक्टेड लॉक किसी भी हालत में खुल नहीं पाएंगे। कॉम्बिनेशन बताओ। स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर लगी चक्री को 11 बार बाईं तरफ घुमाना है और सिर्फ एक बार दाईं तरफ। ऐसा करते ही चक्री का लॉक हट जाएगा। गुड। तुम कॉम्बिनेशन चेक करो। अगर साले ने गलत बताया होगा तो मैं इसे अभी मैंने ठीक बताया है। तभी देवराज चांद के कानों में किसी आदमी की घबराई आवाज पड़ी, जो कि जाहिर था कि वो आवाज बैंक मैनेजर मिस्टर चोपड़ा की ही होगी। जगमोहन की आवाज पुनः देवराज चांद के कानों में पड़ी। अब मैं इस मैनेजर के घर पर ही रहूंगा और यहीं से चलूंगा। मैनेजर के घर का फोन नंबर नोट कर लो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मौके पर मैनेजर कोई गड़बड़ ना कर दे। यहां से जब मैं चलूंगा तो मैनेजर के सारे परिवार को बेहोश कर दूंगा। हमें ज्यादा देर नहीं चाहिए होगी। तब तक ये लोग बेहोश रहेंगे। कहकर जगमोहन ने मैनेजर चोपड़ा के घर का नंबर बता दिया। देवराज चांद ने रिसीवर रखा और पलटकर आगे बढ़ता हुआ बोला। भीम सिंह, चक्री को न्यूट्रल पर लाओ। भीम सिंह फौरन चक्री को न्यूट्रल पर लाने में लग गया। का कॉम्बिनेशन मालूम हो गया? रूपलाल की आवाज में उत्तेजना के भाव थे। हाँ। सुनकर रूपलाल को लगा उसके होश ही उड़ जाएंगे, वरना वो तो हताशा से भरा पड़ा हुआ था कि सब कुछ गया हाथ से। उन्हें खाली हाथ यहां से निकलना पड़ेगा। भीम सिंह ने चक्री न्यूट्रल पर की। अब इसे 11 बार एक साथ बाईं तरफ घुमाओ, मतलब कि 11 चक्कर, और एक बार दाईं तरफ। भीम सिंह ने फौरन ऐसा ही किया। चक्री के 11 चक्कर उसने सावधानी से बाईं तरफ लगाए और एक चक्कर दाईं तरफ लगाया। तभी दरवाजे से खट्ट की हल्की सी आवाज उभरी। भीम सिंह के हाथ कांप उठे। चक्री का लॉक हट गया था। वो कांपती टांगों से सीधा हुआ। दरवाजा खोल लो, लॉक हट गया। भीम सिंह जैसे हाँफता हुआ बोला। रूपलाल जल्दी से आगे बढ़ा और चक्री को पकड़कर खींचता हुआ दरवाजा खोलने की चेष्टा करने लगा।
परंतु दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। रूपलाल का दिल जोरों से धड़क उठा। इससे पहले भीम सिंह कुछ कहता, देवराज चांद ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी नहीं रूपलाल, ऐसे दरवाजे बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ खुलते हैं। रूपलाल ने जल्दी से दरवाजे को भीतर की तरफ धकेलना शुरू किया। दरवाजा काफी भारी था। देवराज चांद ने भी आगे बढ़कर रूपलाल के साथ दरवाजे को धकेला। स्ट्रांग रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता चला गया। सफलता की खुशी इतनी बढ़ गई कि रूपलाल का पूरा जिस्म कांप रहा था, परंतु होंठों से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। जबकि भीम सिंह के चेहरे पर राहत से भरी मुस्कान फैली हुई थी। देवराज चांद स्ट्रांग रूम में प्रवेश कर गया। ये 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा लोहे का बंद कमरा था। अगला दृश्य। स्ट्रांग रूम में एक तरफ 3 बड़ी बड़ी लोहे की काले रंग की पेटियां पड़ी थी, जिन पर मजबूत ताले लटक रहे थे और उन पर लगी सील नजर आ रही थी। और स्ट्रांग रूम के बीचों बीच मजबूत लकड़ी की 12 पेटियां पड़ी हुई थी। रूपलाल जल्दी से पेटियों की तरफ झपटा। ये है सोना। 12 पेटियां, 12 करोड़ का सोना। एक पेटी में 1 करोड़ का सोना। हम जीत गए। डकैती सफल हो गई। मजा आ गया। रूपलाल तो जैसे खुशी से पागल हो गया था। भीम सिंह भी स्ट्रांग रूम में आ गया था। उसकी निगाहों में भी तीव्र चमक भर उठी थी। देवराज चांद ने बाहर रखे भीम सिंह के औजार उठाए और एक पेटी की फट्टी को उखाड़ कर भीतर देखा। भीतर मुलायम बुरादे जैसी किसी चीज के भीतर लपेट कर सोने के भारी बिस्किट जैसे टुकड़े मौजूद थे, जिन पर सरकारी मुहर भी लगी हुई थी। रूपलाल और भीम सिंह आंखें फाड़े सोने के उस भारी टुकड़े को देखे जा रहे थे। देवराज चांद ने सोने का वो चौकोर भारी पीस वापस पेटी में रखा और उखड़ी फट्टी को पुनः अपनी जगह पर ठोक कर औजारों को एक तरफ फेंक कर बोला, पेटियां भारी हैं, एक से नहीं उठेंगी। हमारे पास वक्त कम है। तुम दोनों एक पेटी उठाकर लाओ और सबको बैंक के पीछे वाले उस कमरे में रखो जिसके साथ लगा पुलिस स्टेशन का वो कमरा है जहां से हमने बैंक में प्रवेश किया था। लेकिन एकाएक भीम सिंह के होंठों से निकला, वहां तो इतनी जगह ही नहीं है कि इन पेटियों के साथ बाहर निकला जा सके। हम खुद उस 2 फुट की जगह से रेंग कर भीतर आए हैं। तुम दोनों सोने के भरी पेटियों को वहां तक पहुंचाओ, देवराज चांद ने स्थिर लहजे में कहा। तब तक मैं पेटियों सहित वहां से निकलने का रास्ता तैयार कर दूंगा। कहने के साथ ही देवराज चांद स्ट्रांग रूम के बाहर आया। तभी रूपलाल जल्दी से कह उठा, लोहे की उन काली सीलबंद पेटियों में भी माल होगा। हाँ। देवराज चांद ने लोहे की काली पेटियों पर निगाह मारी। उनमें कैश होगा। तो उसे क्यों छोड़ा जाए, उन्हें भी। हमारे पास पूरा पूरा वक्त है रूपलाल, घड़ी पर निगाह मारो। कहीं ऐसा ना हो कि नोटों की पेटियों के चक्कर में सोने से भी हाथ धोने पड़े। देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा, सोने की पेटियों को बैंक के पीछे वाले कमरे में पहुंचाओ। हमें यहां से निकलने में भी वक्त लगना है, रास्ता भी तैयार करना है। कहने के साथ ही देवराज चांद स्ट्रांग रूम से बाहर निकला और फोन की तरफ बढ़ गया। पहला फोन उसने बैंक मैनेजर चोपड़ा के घर पर जगमोहन को किया। चक्री का नंबर, चक्री का कॉम्बिनेशन ठीक बैठा? जगमोहन की बेचैनी भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ। वाह, सुनकर ही मजा आ गया। अब आगे की क्या पोजीशन है? सोने के साथ वहां से निकलोगे? तुम वो सुनो जो तुम्हें करना है। अब रात के 2 बज रहे हैं। तुमने ठीक 3:30 बजे सामने वाले बैंक पर इस तरह हमला बोलना है कि पुलिस स्टेशन में मौजूद हर पुलिस वाला उसी तरफ ध्यान दे। भागा दौड़ी का आलम पैदा हो जाए। यह आलम करीब 20 मिनट तक तो हर हाल में चलना चाहिए। चलेगा। जगमोहन का स्वर गंभीर था। मैनेजर चोपड़ा, उसके घर वालों को इस तरह बेहोश करना कि उन्हें 2 घंटे से पहले होश ना आए। ठीक है। वैसे सोना बाहर निकालने का काम ठीक तरह से पूरा हो जाएगा ना? हो जाएगा, देवराज चांद ने कहा और लाइन काट दी। उसके बाद देवराज चांद ने बंगले का नंबर मिलाया। मैं तो कब से आपके फोन का इंतजार कर रही थी, नगीना की आवाज देवराज चांद के कानों में पड़ी। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है? जी, आपने जो बताया था मुझे सब याद है। नगीना की आवाज में दृढ़ता थी। वैन कहाँ है? बाहर तैयार खड़ी है। तुम वैन लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर 3:30 बजे तक हर हाल में आ जाना और वहीं पर वैन को खड़ा करना जहां मैंने तुम्हें समझाया था। देवराज चांद ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। किसी भी काम में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। आप मुझ पर भरोसा रखें।
नगीना की आवाज में दृढ़ता भरी सख्ती आ गई। सारा काम ठीक से निपट गया? हाँ, अब सिर्फ सोना लेकर बाहर निकलना ही बाकी है, कहकर देवराज चांद ने रिसीवर रख दिया। चलिए दोस्तों, मैं जानबूझकर इस कहानी को यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि शायद 40 मिनट से ऊपर हो गए हैं और अभी भी 25 पन्ने पड़े हुए हैं। तो ये 25 जो है मैं अगले भाग में निपटाऊंगा। वो फिर 1 घंटे का पूरा हो जाएगा हमारा एपिसोड। अल्टीमेटली चोरी हो गई, डकैती हो गई, कहने का मतलब कर ही लिया इन्होंने जो करना था। खैर, ये कहानी थोड़ी सी खिंची है, शायद मान लें अगर हम। वैसे थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग इसमें थी, इसलिए जरा सी लंबी लग रही है। दीवार को तोड़ना और लॉकर खोलना, ये स्ट्रांग रूम खोलना, वैसे राइटर की तरफ से ये इसलिए किया गया है ताकि वो ठीक से समझा सके कि वहां सिचुएशन क्या थी। तो अब हम जब सोचते हैं कि वहां क्या हुआ होगा, तो आप खुद देखिए कि आपके आंखों के सामने एक ऐसा कमरा है जिसके साथ दीवार लग रही है। तो आप इधर की दीवार खोली, फिर उधर की दीवार खोली और वहां से आने जाने का रास्ता बनाया। वैसे अभी तक हमें ठीक से पता नहीं था कि अगर वो दीवार बन भी गई तो सोना लेकर निकलना कैसे है। तो वो सोने की जो पेटियां हैं वो इस तरह निकलेंगी। करीब करीब अब हमें समझ आ गई है कि पूरी डकैती होगी कैसे। खैर, तो यहाँ ज्यादा बातें नहीं करते, हम अगले एपिसोड में, जो कि इस कहानी का आखिरी एपिसोड होगा, तो हम वहां ज्यादा बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने सभी श्रोता लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब ने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपका कमेंट मिलता है। तो सब्सक्राइबर, वैसे अब कहानी उल्टी हो गई है, मैं थोड़ी देर में डालता हूँ। कहानी उल्टी मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अब वो 51 हो गए हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो 49 हो गए हैं। यानी चलो, कम से कम सब्सक्राइबर का आंकड़ा तो बढ़ा ना। हमारी वोटिंग तो उस तरफ को जा रही है कि मेजोरिटी हमारे पास आ गई, अब सब्सक्राइबर्स के पास आ गई। दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स ने अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे कि आप मैंने जानबूझ के ये मन बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की कहानियां सुनने वाले जो श्रोता लोग हैं वो ज्यादा देवराज चौहान सीरीज को सुनना पसंद करेंगे। ऐसा सुरेंद्र मोहन पाठक जी की वो सुनील और सुधीर सीरीज है वैसी। अ, हालांकि और भी बाकी बहुत सारे राइटर्स की हैं, लेकिन जो मजा देवराज चौहान के साथ है वो देवराज चौहान के साथ ही है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले वो कहानियां जो और कहीं नहीं है, और फिर एक हमारे मित्र हैं, मैं अ, उनका नाम भूल कैसे सकता हूँ यार, शायद श्याम सुंदर जी ने हाँ ये आइडिया दिया था। तो मैंने उन्हें वैसे लिख भी दिया है कि आपने मेरा ट्रेड सीक्रेट चुरा लिया है। मेरा प्लान यही था कि मैं देवराज चौहान के साथ सुरेंद्र मोहन पाठक या वेद प्रकाश शर्मा और इन सब के उपन्यास तो ठीक है, जो इनकी अच्छी कहानियां वो एक आधी बैकएंड पे रिकॉर्ड करके सीधी डाल दूंगा। लेकिन मैं उन राइटर्स को के ऊपर ध्यान करूंगा जैसे जैसे टाइगर के हैं। ठीक है, तो एक एक टाइगर हैं, या और दो एक राइटर्स ऐसे हैं जिनकी कहानियां आप यूं समझें कि इतनी ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन वो कहानियां होती स्ट्रांग थी। मतलब मेरा ऐसा मानना है, बाकी मैं आपको एक आधी कहानी सुनाकर देख लूंगा, अगर आपको पसंद आई तो। केशव पंडित की कहानियां, संतोष पाठक की कहानियां, तो देखते हैं। तो चलिए ठीक है, इसे ज्यादा लंबा नहीं करते, मैंने कुछ ज्यादा ही भाषण दे दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना साथ इसी तरह हमें देते रहें और अपने भाई विक्रम के साथ इस चैनल को सुनते रहें, कहानी वार्ता को। अगले भाग में मिलते हैं, जो कि इस कहानी का आखिरी भाग होगा, और फिर हम पहुंच जाएंगे आतंक के पहाड़ के पास। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद,
वंदे मातरम।